हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। शुरू करें क्या सर? हाँ हाँ, शुरू कीजिए। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। एक पेशेंट नो अर्जेंट प्रॉब्लम सर, नो अर्जेंट प्रॉब्लम। पेशेंट था, तो इसके लिए शानी सर फ़ोन कर रहे थे, बट मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा था बिकॉज फ़ोन पे ही मेरा केस चल रहा था। जी सर, जी सर। सर शुरू करते हैं सर। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए। शुभ संध्या। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 668 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होगा कि आईएपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है, वो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज के बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर समीर सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं आज का जो हमारा डॉक्टर समीर सर इंटरनेशनल टीचर एंड होम्योपैथ, टीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी इन इंडिया एंड अब्रॉड सिंस लास्ट 30 ईयर एंड स्पेशलाइजिंग इन ऑटिज्म, एडीएचडी, एलर्जी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड लर्निंग बिहेवियर डिसऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन. He has presented his research paper in many seminar and conference in India, abroad like USA, UK, Brazil, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तुर्की, स्पेन। और मैं आज का जो हमारा टॉपिक है बेस्ट फ्लावर रेमेडी एंड डिप्रेशन, मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। ओके, नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये मेरा सेशन एक बार हो गया है और इंग्लिश में मैंने किया था। तो शानी सर ने कहा है मुझे हिंदी में भी। तो मेरी हिंदी तो इतनी अच्छी नहीं है जितना इंग्लिश में मैं बोल सकता हूँ, बट फिर भी मैं ट्राई। चलेगा सर, मिक्स चलेगा, मिक्स चलेगा। हाँ, फिर भी मैं ट्राई करूँगा। तो पहली चीज़, माने ये बैच फ्लावर्स है क्या और क्यों हम इस्तेमाल करें? क्योंकि ज़्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग सब लोग होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, बराबर। और अगर होम्योपैथिक डॉक्टर्स है तो हमें बैच फ्लावर्स की क्या ज़रूरत है? तो ज़रूरत ये होती है कि कभी कभी होम्योपैथी जितनी सिंपल लगती है, इजी लगती है, उतनी होती नहीं है। बहुत सारे टाइम हम पूरा केस लेते हैं, दो दो अढ़ाई अढ़ाई घंटे, एक एक घंटा, दो दो घंटे बैठते हैं पेशेंट के साथ, पर फिर भी हमें रेमेडी दिखती नहीं है। बहुत इजी नहीं होता। जो हम लोगों ने बुक्स पढ़ा है, एलेन की नोट पढ़ा है, बोरिक पढ़ा है, फाटेक्स मटी रेमेडी का पढ़ा है, तो ज़रूरी नहीं कि हमें वो पिक्चर दिखे। और अभी कम से कम 30-32 साल हो गए हैं प्रैक्टिस के, और टीचर रहा हूँ, मटी रेमेडिका का प्रोफेसर भी रहा हूँ, अभी डीन हूँ डॉक्टर बतराज एकेडमी का। बट आपको अगर बताऊँ तो मुझे बुक पिक्चर वाला कोई पेशेंट अब तक मेरे नसीब में आया ही नहीं। अब तक मैंने फैट फेयर फ्लैबी, या सीपिया बोले तो एकदम पतली लेडी, या सिकल कॉर एकदम पतला, या कैलकेरिया का पसीने वाले लोग, सल्फर जो डर्टी होते हैं, ऐसे मुझे दिखते नहीं। हायोसैमस तो वैसे भी जो बोलते हैं कि हमको नेकेड होना है और आपके सामने नेकेड होते हैं, वैसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। इसका उल्टे, उससे इससे उल्टा हमने देखा है कि सल्फर बहुत क्लीन भी आता है, हायोसैमस बहुत। तो हायोसैमस भी बहुत रेवरेंस से और रिस्पेक्ट से बात करता है, और जो हमारा जो पिक्चर्स हैं वो क्लियर, कभी कभी एक्सपीरियंस से क्लियर होते हैं। तो जैसे इंग्लिश में कहा जाता है दैट यू हैव टू रीड इन बिटवीन लाइंस। सो जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस पाते हैं, जैसे जैसे और पेशेंट्स हम लोग देखते हैं, उस हिसाब से हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, और हमें फिर वो रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस आ जाता है। तब तक क्या करें कि कहीं अटक गए, कहीं पेशेंट को तो अपने को आराम देना है। पेशेंट आया है सर दर्द से, पेशेंट आया है पाइल से, पेशेंट आ रहा है छाती के दर्द में डर के आया है, अलग अलग प्रॉब्लम से आते हैं पेशेंट, तो उनको आराम तो देना है हमें। तो मैं इसी खोज में था जब भी मैंने शुरू किया पढ़ना बैच फ्लावर्स पे। और बैच फ्लावर्स मुझे इतने सिंपल लगे, और उन जैसे डॉक्टर एडवर्ड बैच, जिन्होंने बैच फ्लावर रेमेडीज का इन्वेंशन किया था, डिस्कवरी की थी, उनका ये बेसिक प्रिंसिपल था कि ये जो पढ़ाई है 38 रेमेडीज की, 38 रेमेडीज हैं, इसको इतना सिंपल रखें कि एक लेमैन को भी आ सके। तो अपनी जो डॉक्टर की पोजीशन है उसमें से उठ के हमें लेमैन बनना है। जैसे सामने पेशेंट बैठा है उसके साथ जैसे उसका दोस्त बैठा है, ऐसे बात करेंगे तो हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे।
क्योंकि जब हम डॉक्टर की कुर्सी पे बैठते हैं तभी एक ये होता है कि अरे भाई मैं नॉलेज वाला हूँ, मेरा नॉलेज तुम्हारे से ज़्यादा है, मुझे सब कुछ मालूम है, मैं जो बोलूँगा वही तुम करोगे। ये गलत है। बैच फ्लावर का फिलॉसफी इससे टोटली अलग है। बैच फ्लावर की फिलॉसफी यही है कि मुझे जो आता है वो मैं तुम्हें सिखाऊं। तुम्हें जो, तुम जो पाओगे मेरे से, तुम जो सीखोगे मेरे से, वो और एक को सीखो। जैसे एक सलमान खान की एक मूवी आई थी, मुझे याद नहीं उसका नाम क्या था, पर उसमें एक था कि एक आदमी किसी का अच्छा करता है तो वो दूसरे आदमी को बोलता है मैं क्या करूं। तो वो आदमी बोलता है कि तुम एक काम करो, ये तीन और अच्छे और ये कर्म, और तुम तीन अच्छे आदमियों को करो। उस आदमी को बोलता है और तीन आदमियों को। तो ये एक चलते रहता है, दिस इज हाउ इट गोज ऑन। और बैच फ्लावर की फिलॉसफी यही है कि मैं आपको सिखाऊं, आप किसी और को सिखाए, वो किसी और को सिखाए, ताकि हम खुद अपने बैच फ्लावर बना सके। ऐसा नहीं कि पेशेंट आए अपने पास। फिलोसफी यही है कि ऐसा नहीं है कि मैंने 7 दिन की दवाई दी और वो वापस मेरे पास आ गया, नहीं। एक्चुअल फिलोसफी तो ये है कि मैं उसको सिखाऊं कि भाई तुम्हारे बैच फ्लावर रेमेडीज ये हैं और तुमको ये बनाना है, मैं उसको सिखाऊं कैसे बनाना है, और फिर वो आगे से अपने खुद का देखे और उसके पास भी लोग आए, वो भी खुद जाएं और मदद करें। दिस इज व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ बैच फ्लावर रेमेडी, और ये हमें जानना है। बिकॉज जब तक हम होम्योपैथिक डॉक्टर की कुर्सी पे बैठे हैं तब तक ये सीखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए दोनों मिक्स करना भी एक तरह से प्रॉब्लम हो जाता है। बिकॉज ऑफ कोर्स मैं तो होम्योपैथी और बैच फ्लावर्स दोनों साथ में देता हूँ, क्योंकि दोनों एक्ट भी साथ में अच्छा करते हैं, रिजल्ट्स भी देते हैं, और दोनों का मोर और लेस प्रिंसिपल भी सेम है। तो पहले मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल देता था, उसके साथ एक एसएल दे देता या प्लेसिबो दे देता। अभी इंस्टेड ऑफ एसएल या प्लेसिबो मैं बैच फ्लावर्स देता हूँ। एंड आप जानकर खुश हो जाएंगे कि मेरा जो रिजल्ट आने का ये था, परसेंटेज था, वो 40-50% से 90% तक चला गया है। पेशेंट्स कमिंग टू मी विद सोरियासिस, विटिलिगो, हेयर फॉल, एक्जिमा, अस्थमा, आर्थराइटिस, एडिक्शन, ओसीडी, डिप्रेशन, ये सब में रिस्पांस बहुत अच्छा आने लगे जब से मैंने होम्योपैथी में बैच फ्लावर्स डाल दिए। और बैच फ्लावर्स में विश्वास इतना बढ़ गया कि आप अचरज में पड़ जाओगे। अभी बहुत सारा टाइम तो मैं होम्योपैथी नहीं देता और सिर्फ बैच फ्लावर देता हूँ। बैच फ्लावर्स की खूबी ये है कि हर इमोशन के लिए, अपनी हर इमोशन के लिए एक दवाई है। वो इमोशन आप जान लो तो आपको बैच फ्लावर आ गए और आप बैच फ्लावर के मास्टर बन गए। इमोशन पे देना है, फिजिकल सिम्टम्स पे देना नहीं है। सो देर आर नो नो रेमेडीज फॉर हेड एक। कोई बोले मुझे सर दर्द हो रहा है, आंख में दर्द हो रहा है, मुझे साइनस हो गया है, मुझे अपेंडिक्स हो गया है, मुझे गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम है, मुझे कोलाइटिस हो गया है, मुझे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, आर्थराइटिस हो गया, मुझे दवाई दो। उसके लिए बैच फ्लावर होती नहीं है। बैच फ्लावर होती है इमोशंस को लेके। उनके इंडिकेशन सिर्फ इमोशनल है। हाँ, आर्थराइटिस में उस आदमी को बोले, वो आदमी बोलता है मुझे मालूम नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है सर, बहुत, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने काम पे नहीं जा पा रहा हूँ, मैं अपने क्लिनिक में नहीं जा पा रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस पे नहीं जा पा रहा हूँ। ठीक है, होम्योपैथी में तो मैं ब्रायोनिया भी सोच लूँ इसके लिए, बट इसके लिए गुस्से के लिए भी रेमेडी है बैच फ्लावर में। तो गुस्सा ये इमोशन आर्थराइटिस के साथ आई है। अगर आप इस इमोशन पे अगर एक बैच फ्लावर देते हो तो आर्थराइटिस भी जरूर जाएगा। सोरियासिस वाला पेशेंट एक मेरे पास आया था, बोला डॉक्टर साहब ये क्या है, मैं नहीं चाहता ये मेरे हाथ में कैसे निकल जाए, ये क्या करूं जिससे ये चला जाए। मैंने, वो इतना डेस्परेट हो गया था, मैं बहुत अपने हाथ धोता रहता हूँ, ये क्या हो गया है, ये स्किन निकलती रहती है, स्किन निकलती रहती है, तो मुझे आदत हो गई है अभी स्किन पील करके निकालने की। तो अभी सोरियासिस के लिए तो कोई दवाई है नहीं बैच फ्लावर्स में, पर ये सिम्टम उसका क्या है कि मुझे लगता है ये कब जाए, मेरे शरीर के अंदर जो भी चीज़ है, जो गंदगी आ गई है, वो कैसी चली जाए। जिसके लिए बेस्ट रेमेडी है क्रैब एप्पल। तो आप अभी बोलोगे अरे सोरियासिस के लिए थोड़ी क्रैब एप्पल, नहीं, सोरियासिस के साथ ये फीलिंग था कि ये कैसे, मैं हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस, इसके अंदर क्या है मेरे खून। डॉक्टर साहब मैं कुछ खून की परीक्षा कर लूं, कोई टेस्ट कर लूं, कोई एक्सरे निकलवाऊं, ये भी अगर पेशेंट पूछता है तो उसकी रेमेडी फ्लावर रेमेडी हो सकती है, क्रैब एप्पल हो सकती है। व्हाइट चेस्टनट एक रेमेडी है जिसमें वही वही थॉट्स आते रहते हैं, वही वही थॉट, जैसे अपना नट्रम्यूर है। नट्रम्यूर को आदत है गाय के जैसे रूमिनेट करने की। गाय, गाय आपको मालूम है खाना खाती है और वापस अंदर से वापस ऊपर लाती है और वापस चबाती है। दैट इज कॉल्ड रूमिनेशन, विच इज सीन इन नट्रम्यूर ऑल्सो। बट यही अपना व्हाइट चेस्टनट भी है। अगर व्हाइट चेस्टनट वाले लोग आते हैं और बोलते हैं कि मुझे नींद नहीं आती क्योंकि दिन में बहुत ख्याल रहते हैं, दिन भर काम करता रहता हूँ, या दिन भर कॉलेज जाता हूँ, या दिन भर प्रैक्टिस करता हूँ, तो वही वही मेरे दिमाग में आता है और रात को मैं सो नहीं सकता।
होम्योपैथी में भले कॉफिया भी दे सकते हैं हम लोग इसके लिए, बट वाइट चेस्टनट इज अ वेरी वेरी गुड रेमेडी। तो आपको मुझे लगता है अंडरस्टैंड हो गया होगा, आप लोग सब लोग सीनियर होम्योपैथ से, तो आई एम श्योर यू नो अबाउट बैच फ्लावर्स। और आप में से बहुत सारे लोग मेरे इंग्लिश सेशन में भी थे, तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि इमोशंस पे देनी है बैच फ्लावर। सेकेंड एडवांटेज बैच फ्लावर्स का ये होता है कि 38 रेमेडीज हैं, 38 रेमेडीज हैं, बट ये रेमेडीज में से 4 या 5 या 6 भी हम अलग अलग इमोशन के मिक्स करके दे सकते हैं पेशेंट। जैसे होम्योपैथी एक सिंगल दवाई देनी है, हमें मालूम है कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर अपना प्रिंसिपल बोलता है कि सिंपल रेमेडी देनी है, सिंगल रेमेडी देनी है। वैसे बैच फ्लावर में नहीं है। एडवर्ड बैच सर ने उसका इतना बंदोबस्त करके रखा है कि अगर एक आदमी अलग अलग इमोशन से आता है, मुझे डर भी लगता है, मुझे गुस्सा भी आता है, मुझे घृणा भी है, मुझे ऐसा लगता है मेरे शरीर में गंदगी भी है, ये 3 4 इमोशन मिलके आ गए, तो आप ये 3 4 दवाइयाँ मिक्स करके दे सकते हैं और ये एक्ट होंगी। जैसे होम्योपैथी में मुझे मालूम नहीं, मैं तो कभी पॉलीफार्मेसी मैंने की नहीं है, पर लोग जरूर देते हैं पॉलीफार्मेसी, वो भी एक्ट करती है। बिकॉज बाहर इतने सारे सिरप्स मिलते हैं, बाहर इतने सारे कॉम्बिनेशन मिलते हैं, लोग देते हैं। B12 B11 B23 ये सब ड्रॉप्स तो आते ही हैं, हम लोग देते भी हैं, एक्ट भी होते हैं। बट होम्योपैथी में नहीं चलता है, बट बैच फ्लावर में चलता है। सो बैच फ्लावर अगर देना है तो इमोशंस पकड़िए, गुस्सा है, घृणा है, डर है। डर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक डर होता है कि अरे मेरा बच्चा USA में पढ़ने गया है और मुझे बहुत टेंशन होता है, क्या करूं। खाना खाया होगा उसने, अभी कॉलेज के लिए निकला होगा, बस तो बराबर मिल गई होगी, पहुंचा तो होगा ना, किसी ने उसको कुछ बोला तो नहीं होगा। ये कंटिन्यूअस अपने अपने लोगों के बारे में सोचना और टेंशन लेना, उसके लिए एक दवाई है रेड चेस्टनट, जो हम सब हमारे बच्चों के लिए, बच्चे स्कूल में गए हैं क्या, बच्चे कॉलेज के, जैसे माएँ, जो जो माँ है उनको मालूम है मदर्स को टेंशन होता है बच्चों के बारे में। तो माँ खुद खाना नहीं खाती, अरे जब तक मेरे बेटे ने खाना खाया नहीं, जब तक उसका फ़ोन नहीं आया, क्या खाना खाया तूने, डब्बा बनाती हूँ मैं, टिफिन बनाती हूँ सुबह ले, ये इतनी चिंता करना दूसरों के लिए और उसमें अपनी तबीयत खराब करना, ये इंपॉर्टेंट है। चिंता सभी करते हैं, पिताजी भी करते हैं, माँ भी करती है। बट पिताजी जब चिंता करते हैं तो उनकी तबीयत खराब नहीं होती, बट माँ की तबीयत खराब होती है। और जब तबीयत खराब होती है, समझो उसका प्रेशर बढ़ गया, डायबिटीज हो गया, ये सब हो गया, तो अभी उसको कौन सी दवाई देंगे, क्योंकि डायबिटीज के लिए तो फ्लावर रेमेडी नहीं है, ब्लड प्रेशर के लिए डायबिटीज के लिए दवाई नहीं है। हाँ, अपन उनको पूछेंगे कि भाई ये क्यों, क्या तो आपका स्ट्रेस क्या है, क्या आपका टेंशन क्या है। नहीं, जब बच्चा जब से बम्बई चला गया है, कॉलेज में पढ़ने के लिए चला गया है, USA में चला गया है, तब से मेरी ये डायबिटीज हो गई, मुझे मालूम नहीं है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे बहुत टेंशन होता है मेरे बच्चे। रेड चेस्टनट। सो फियर अबाउट your own relatives, about what will happen to them. So similar to Rustox, remember Rustox also has fear about family, anxiety about family. So there are many homeopathic drugs which are analogous to flower remedies. और वो अगर हम जान लेते तो समझो रस्टॉक्स दिया तो उसके अंदर रेड चेस्टनट भी दे सकते हैं। अगर रस्टॉक्स कॉन्स्टिट्यूशनल दे रहे हैं हम, काली काप दे रहे हैं, डलका मारा दे रहे हैं, जिनको फैमिली की बहुत चिंता रहती है ऐसे रेमेडीज, तो उसके लिए रेड चेस्टनट भी दे सकते हैं। अभी डर किस बात का, मुझे लगता है क्रॉस करने का डर है, ऊंचाई का डर है, फ्लाइट में जाने का मुझे डर लगता है, एग्जाम जाने को डरता हूं मैं। तो जो डर मुझे मालूम है, जिस डर को मैं नाम दे सकता हूं, वो डर मिम्यूलस ठीक करेगा। बच्चा जब भी बोलेगा मुझे स्कूल जाने से डर लगता है, मुझे एग्जाम जाने से डर लगता है, मुझे रात का डर लगता है, मुझे भूत का डर लगता है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ फियर्स, नोन कॉज, जो कॉज नोन है, अगर बच्चा डरता है और डर का नाम है कुछ, तो उसको देना है मिमुलस। जिस डर का नाम नहीं है, मुझे मालूम नहीं इस रूम में कुछ है, जब भी मैं इस रूम में आता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे है, क्या है मुझे मालूम नहीं, पर मुझे डर तो जरूर लगता है। दिस इज एस्पेन, रिमेंबर। तो मिमुलस इज फॉर नोन फियर्स, एस्पेन इज फॉर अननोन फियर, सिंपल, बराबर। दूसरा एक होता है पैनिक। एक आदमी मेरे पास आया रात को, जब क्लिनिक बंद हो रहा था, भागा दौड़ा आया अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ। मैंने कहा, क्या हो गया सर, आप इतने सब साथ लोग। डॉक्टर मैं खाना खा रहा था, सडनली मुझे यहाँ पेन हो गया और मुझे मालूम नहीं है क्या पेन है। आपको लगता है ECG करना चाहिए, आपको लगता है मैं हार्ट अटैक है मुझे। ये जो पैनिक के साथ वो आया, जैसे एकोनाइट पेशेंट आता है, जैसे स्ट्रेमोनियम पेशेंट आता है,
वैसे ही एक पेशेंट है जिसका नाम है रॉक रोज। डरे हुए लोग, पैनिक से भरे हुए लोग, जैसे आपने सामने दरवाजा खोल दिया और आपको शेर दिख गया और दहाड़ आपके ऊपर, दैट काइंड ऑफ पैनिक रॉक रोज कैन हील, रिमेंबर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। डर भी है, अलग अलग टाइप का है। तो बैच फ्लावर्स इतने अच्छी तरह एडवर्ड बैच जी ने बनाए हैं और इतने सिंपल बनाए हैं। तो अगर हम डिप्रेशन देखें, तो एक एग्जांपल लीजिए कि आज मेरी मोटर, अभी मेरा बेटा अभी 18 साल का होने वाला है, अभी 9 तारीख को उसका बर्थडे है, ठीक है। तो वो मुझे बोल रहा है कि पिताजी मुझे कार सीखनी है, कार सीखनी है, कार सीखनी है। अभी समझो वो कार सीख रहा है, हाँ, और मैं उसको कार डालना सिखा रहा हूँ। मैं बोला चलो बैठ, मैं बताता हूँ कैसे गियर डालना है, ये करना है, वो करना है। उसने गियर डाल दिया और सडनली गाड़ी आगे चली गई और दीवार पे लग गई, आगे की दो कांच वगैरह फूट गई। वो डर उसके अंदर बैठ गया, डर बैठ गया। पर उसके बाद उसने क्या किया कि उसके अंदर एक सैडनेस आ गया। बोला कि डॉक्टर सर अभी मैं वापस नहीं करूँगा, अभी मैं वापस नहीं जाऊँगा। मैं बोला अरे कुछ नहीं, होता है ऐसा प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। गाड़ी सीखते हैं, बाइक सीखते हैं तो एक्सीडेंट होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं कर ही नहीं सकता, मुझे नहीं लगता मैं कभी गाड़ी सीख ही पाऊंगा। सो द राइट रेमेडी फॉर दिस सैडनेस आफ्टर अ सेटबैक, एक सेटबैक हुआ है आपको, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, बहुत बड़ा आपका लॉस हुआ है। एक बार आप फेल हो गए, समझो, समझो 10th का एग्जाम है, 12th का एग्जाम है। अभी 12th फेल, आपने पिक्चर देखा होगा जिसमें उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि ये आदमी था जो परसीवरेंट था, जो पर्टिनेसिटी थी उसमें। फेल हुआ फिर भी वो करते रहा, करते रहा, करते रहा, और आईएएस ऑफिसर बन गया वो, या आईपीएस ऑफिसर बन गया वो। ये पर्टिनेसिटी जेंशन में नहीं होती। तो फर्स्ट रेमेडी फॉर दिस सैडनेस आफ्टर अ सेटबैक इज जेंशन, या जेंचियन बोलते हैं, GENTIAN। तो फर्स्ट रेमेडी, अगर आपके पास एक पेशेंट आता है और बोलता है नहीं डॉक्टर साहब बस किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता है, क्यों, क्या हो गया? नहीं, जब से एग्जाम में फेल हुआ ना, मैं इतना डिप्रेस हो गया, मुझे लगता है कुछ करना ही नहीं है, मैं, मुझे नहीं लगता मैं वापस जा सकूँगा। तो डॉक्टर ने, मम्मी डैडी ने, भाई बहन ने उसको सपोर्ट किया कि भाई डोंट वरी, हम लोग तेरे साथ हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ होगा। अरे हम लोग हैं, डोंट वरी। चलो ठीक है, आप सब लोग बोल रहे हो तो मैं वापस एक बार ट्राई करता हूँ। ये है जेंशन। आपको समझा जेंशन क्या होता है? जेंशन वो है जो भले एक बार फेल हो जाएगा, सेटबैक में चला जाएगा, दुख होगा, सैडनेस होगा, बट फिर भी उसको अगर सपोर्ट मिलता है, अगर लोगों का सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, अगर उसके मम्मी डैडी भाई बहन उसके साथ हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो इस छोटी सी डिप्रेशन से, डिप्रेशन बोल नहीं सकते, सैडनेस बोलेंगे, डिप्रेशन बड़ा टर्म हो गया, ये छोटी सी सैडनेस में बाहर आ सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट लेवल ऑफ सैडनेस या डिप्रेशन में पहली रेमेडी आप देखोगे जेंशन। नाउ जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी, फेल होते गए, 10वीं फेल हो गए, चलो एक दो बार फेल हो गए, फिर तो आगे बढ़ते बढ़ते गए, फेलियर्स 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 आते गए, डिसअपॉइंटमेंट, लव हो गया, इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि बस अभी मुझे कुछ करना ही नहीं है, होपलेसनेस आ गया है। तो ये अपनी सेकंड रेमेडी आती है गोर्स, GORSE। तो अगर लेवल ऑफ इंटेंसिटी से देखिए तो पहली रेमेडी अपनी जेंशन है, सेकंड रेमेडी जो कंप्लीट होपलेसनेस के लिए है वो है गोर्स। पूरा होप खो दिया है, फिर भी गोर्स भी देखिए, गोर्स भी ऐसा है जिसको अगर कोई मिल जाता है, कोई सपोर्ट करता है, तो वो पूरे ऑप्शन छान मारेगा, पूरे ऑप्शन छान कर वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो गोर्स है। और एक रेमेडी है स्वीट चेस्टनट। स्वीट चेस्टनट भी टोटली रिजाइन कर देता है। रिजाइन का मतलब क्या है? बस कोई, माने उसको बोलते हैं ना कि अंधेरे एक टनल के आगे एक छोटा सा लाइट भी दिखता नहीं, एकदम पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। तो अगर हम देखेंगे तो जेंशन है, गोर्स है, स्वीट चेस्टनट है, ठीक है। और एक रेमेडी है मस्टर्ड। बहुत सारा टाइम हमें डिप्रेशन सैडनेस आ जाता है और हमें अपनी वजह ही नहीं मालूम होती है। हम अपने पेशेंट्स को भी पूछते हैं कि भाई क्यों, तुमको दुख क्यों है? तुम बोलते हो, तुम्हारे केस पेपर में तुमने लिखा है तुम बहुत दुखी हो, सैडनेस है, क्या है, डिप्रेस लग रहा है, क्यों, पर क्या कारण क्या? डॉक्टर मुझे पता ही नहीं चल रहा है क्या हो, लाइफ तो सब ठीक चल रहा है, पैसे अच्छे कमा रहा हूँ, पेशेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं, घर में वाइफ है, बच्चे हैं, सब कुछ है, फिर भी एक दुख है, समझता नहीं कहाँ से आ रहा है दुख। रेमेडी है मस्टर्ड। तो आप देख रहे हो कि अगर ये दुख या डिप्रेशन भी देखेंगे तो अलग अलग टाइप के हैं।
यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? मैं आपको जस्ट एक प्रेजेंटेशन बता देता हूँ। कैन आई शेयर द स्क्रीन? डिप्रेशन के बहुत सारे कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेसफुल इवेंट है, रिलेशन ब्रेकडाउन हो गया, कोई घर में मर गया, इवन अपना पेट भी मर जाता है, या समझो अपने फादर या मदर कहीं चले जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, तो भी हो जाता है। पर्सनालिटी भी हो सकती है, जैसे डिप्रेस जल्दी हो जाना, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, प्रेगनेंसी में, पोस्ट प्रेगनेंसी भी डिप्रेशन हो सकता है, मीनोपॉज में हो सकता है, लोनलीनेस में भी हो सकता है, तो बहुत सारे कॉजेस है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, फर्स्ट रेमेडी जेंशन, जिसमें लैक ऑफ फेथ है, डिस्पेयर है, होपलेस है। सो आप अगर देखोगे तो पहले एक जेंशन जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, एक फेलियर आ गया है और वो बोलता है अभी मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, मुझे जाना ही नहीं है, बट उसको अगर हम सपोर्ट करते हैं तो वो चला जाएगा। सो यू आर फीलिंग लो आफ्टर एन इवेंट विच हैजंट गॉन योर वे, like failure in job interview, breakup, or poor exam results. Your attitude to the setback is quite negative and you get easily discouraged. तो ये डिप्रेशन नहीं है, डिस्करेज है। देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है, ये डिफरेंस क्या है। ये डिस्करेज है। यू आर क्वाइट पेसिमिस्टिक एंड नीड प्लेंटी ऑफ एनकरेजमेंट। नाउ इस आदमी को अगर सपोर्ट किया जाए कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, कि भाई डोंट वरी, हम आपके साथ हैं, मम्मी डैडी बोलेंगे डोंट वरी, एक बार फेल हो गए कोई बात नहीं, चलो अच्छी तरह पढ़ो, अभी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। निशांत जी, जरा आप ये लोगों को वेटिंग रूम से ले सकते हैं क्या? ये सामने हर बार आ रहा है मेरे। वो आपको इग्नोर करिए सर, वो हम लोग ले ले लेंगे, लेकिन आपको हाँ, पॉपअप दिखते रहेगा, हम लोग आ, वो एडमिट आ, कर लेंगे। जी सर। निशान, निशान नहीं नहीं, पंकज, पंकज हो ना आप? पंकज। जी सर जी। अच्छा। तो जेंशन है वो, ऑलवेज यू कैन थिंक एज अ फर्स्ट रेमेडी। जो दुख, डिस्पॉन्डेंसी, डिस्करेजमेंट है, तुरंत कोई सैड आता है, सैडनेस आता है, उसको तुरंत गोर्स नहीं देना है हमें, जेंशन दीजिए, जेंशन में भी वही रिजल्ट आएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी नेक्स्ट रेमेडी, अभी समझो, इफ नॉट ट्रीटेड दिस इनिशियल डिस्पॉन्डेंसी एंड पेसिमिज्म में बिकम मोर क्रॉनिक एंड रिक्वायर अ रेमेडी लाइक गोर्स, which is for depression which is more entrenched whereby you are completely given up। होपलेसनेस आ गया, तो शब्द क्या है गोर्स के लिए? होपलेसनेस। जेंशन के लिए शब्द था डिस्पोंडेंसी, डिस्करेजमेंट, बराबर है। गोर्स के लिए शब्द है होपलेसनेस, माने छोड़ दिया है, मैंने होप ही छोड़ दिया, मुझे नहीं लगता कुछ होगा। So Gentian is for despondency or depression that can be traced to a specific setback like bombing a test or being passed over a promotion. It is demoralizing but does not feel hopeless. Very very important. जेंशन आदमी डिमोरलाइज हो गया है पर होपलेस नहीं है, उसको होप है कि आगे कुछ ना कुछ होगा, जरूर कुछ ना कुछ मैं करूंगा। हाँ, मुझे सपोर्ट चाहिए, हाँ मेरे घर वालों का सपोर्ट, ऑफिस का सपोर्ट, स्कूल का सपोर्ट, टीचर का सपोर्ट होगा तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगा। Gorse is more deep depression than Jench. You feel hopeless, despair, complete resignation. You're downhearted, unable to believe things may get better. You have given up. देखिए, ये डिफरेंस है जेंशन और गोर्स में। जेंशन गिव अप नहीं करता, जेंशन में एक टेम्पररी सेटबैक आ गया है, बट गोर्स है वो टोटली होपलेस हो गया है। बोलते हैं, अभी तो कुछ होगा ही नहीं मेरी लाइफ। जैसे कोई क्रॉनिक इलनेस है, कैंसर हो गया किसी को, बस मुझे नहीं लगता ठीक होगा ना, अभी कुछ नहीं हो सकता, आई हैव लॉस्ट ऑल होप, फेथ एंड स्ट्रेंथ दैट थिंग्स विल गेट बेटर। गोर्स इज फॉर होपलेसनेस। एनीवन हु इज फीलिंग इवन द स्लाइटेस्ट suicidal feelings definitely needs गोर्स। रिमेंबर, अपना ऑरम मेट याद कीजिए, ऑरम मेट भी यही है कि बस अभी मेरे को लाइफ में कोई इच्छा नहीं रही है, जीना ही नहीं है मुझे, डजेंट वांट टू लिव, क्योंकि सब कुछ काला काला दिख रहा है। गोर्स, इसके लिए ऑरम के साथ गोर्स वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। रिमेंबर, अगर आप ऑरम दे रहे हो किसी को, तो एक प्लेसिबो देने के बजाय उसको गोर्स दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके। इन गोर स्टेट वी हैव लॉस्ट ऑल होप ऑफ हैप्पीनेस। When ill, Gore's people have no faith in their treatment and believe that they will never get better. कुछ भी आप दो, होम्योपैथी दो, एलोपैथी दो, आयुर्वेदिक दो, मुझे मालूम है मैं ठीक होने ही नहीं वाला। दे आर सो श्योर। रिमेंबर, गोर से क्या होगा, वो ऑप्टिमिस्टिक बन जाएगा। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्लावर रेमेडी जब भी आप पढ़ते हो तो उसकी निगेटिव फीलिंग्स होती है और पॉजिटिव फीलिंग्स होती है।
तो जब पेशेंट अपने पास आता है तो निगेटिव फीलिंग से आता है, बट जब हम गोर्स या कोई भी फ्लावर रेमेडी देते हैं तो ये निगेटिव फीलिंग्स है वो सामने अपने पॉजिटिव फीलिंग्स में कन्वर्ट हो जाती है। जो आदमी पेसिमिस्टिक था, होपलेस था, वो सामने आएगा होप और ऑप्टिमिज्म के साथ। ये मैजिक है बैच फ्लावर्स का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेंशन इज ऑफन कंफ्यूज विद गोर्स, कंफ्यूजन हो जाता है, बट डिफरेंस इज डिग्री, इंटेंसिटी। जेंशन की डिग्री इतनी नहीं। आज आप देखिए जेल्सीमियम में भी सैडनेस हो सकता है, नाइट्रम्यूर में भी सैडनेस हो सकता है, बट नाइट्रम्यूर के सैडनेस को ऑरम मेटालिकम के सैडनेस से कंपेयर नहीं कर सकते। ऑरम का सैडनेस टोटली डिफरेंट लेवल पे है, इंटेंसिटी अलग है, नाइट्रम्यूर की इंटेंसिटी अलग है। दोनों में ग्रीफ है, दोनों में सैडनेस है, दोनों में डिप्रेशन है, बट नाइट्रम्यूर सॉल्ट है, ऑरम मेटल है। रिमेंबर, मेटल इज ऑलवेज मच मोर डीपर एक्टिंग देन सॉल्ट। पल्सेटिला में भी ग्रीफ है, पल्सेटिला में भी डिप्रेशन है, साइक्लामेन में भी डिप्रेशन है, बट दे आर ऑल प्लांट्स। रिमेंबर, प्लांट, मिनरल, मेटल, एनिमल, ये अलग अलग पैथोलॉजीज दिखेंगे आप। गोर स्टेट में जो लोग होते हैं उन्होंने डिसाइड किया गिव अप करने का, एंड दे फील दैट देयर इज नो यूज ट्राइंग। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मस्टर्ड मैंने आपको कहा कोई वजह ही नहीं होती है, मुझे तो मालूम ही नहीं मैं क्यों दुखी हूँ। दुख तो है, दुखी लगता है, पर किसी बात से खुशी नहीं मिल रही। क्यों भाई, क्या हुआ है तुम्हारा? कोई मर गया है, कोई एग्जाम फेल हुई तुम्हारी, कुछ पैसे में लॉस हुआ है? ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, भगवान की दया से सब कुछ अच्छा है। बट ये सुख नहीं है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है। क्यों नहीं है मालूम नहीं। मस्टर्ड इज अननोन, रिमेंबर दैट। They have to feel happy and contented, but still everything looks black and hopeless to them. Are you getting the difference? तो आप देख रहे हो जेंशन कैसा था, गोर्स कैसा था, और मस्टर्ड कैसा है। तीसरी रेमेडी है, चौथी रेमेडी है स्वीट चेस्टनट, जो मैंने आपको कहा है कि ये लोगों ने सब कुछ ट्राई कर लिया है। देखिए, गोर्स ने सब कुछ ट्राई नहीं किया था फिर भी होपलेस था। स्वीट चेस्टनट ने सब कुछ ट्राई कर लिया है। एलोपैथी भी कर ली, होम्योपैथी भी कर ली, आयुर्वेदा भी कर लिया, योगा भी कर लिया, आयुष का सब सिस्टम यूज कर लिया। कैंसर है उसको, बस अभी तो मुझे मालूम है मैं ठीक हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास गया, अमेरिका जाकर आया, अभी तो मैं ठीक होऊंगा ही नहीं। दे हैव ट्राइड एवरीथिंग, दे हैव रीच द लिमिट्स ऑफ एंड्योरेंस, दे हैव एक्सप्लोर्ड ऑल द एवेन्यूज। तो ये अपने केस में जानना बहुत जरूरी है कि भाई, तुमको कैंसर है या तुमको अस्थमा है, तो तुमने सब सब विकल्प छान मारे हैं क्या? सब विकल्प देखे हैं आपने? नहीं, मैंने तो बस अंग्रेजी दवाई की है। आपने होम्योपैथी किया है? आपने आयुर्वेदा किया है? गोर्स बोलेगा कि भाई मैंने तो एलोपैथी किया है, वही तो दवाई है, और कौन सी दवाइयाँ हैं? बस अभी वो नहीं चल रही तो और क्या चलेगा, मैं तो अभी होपलेस बन गया हूँ। स्वीट चेस्टनट बोलेगा अरे मैंने एलोपैथी की है, होम्योपैथी किया, आयुर्वेदा किया है, मैं झाड़ फूक करने वाले के पास भी जाकर आया, बट अभी कुछ हो ही नहीं रहा, तो अभी क्या कर सकते हैं? इसके लिए मैंने होप छोड़ दिया है। आर यू गेटिंग इट? So they have explored all the avenues and see no way out of their difficulties. There's nothing left but emptiness. Whereas people in gore state decide to give up when there is possible solution untried, the person in sweet chestnut is genuinely at the end of the line. Are you getting it? आपको समझ रहा है डिफरेंसेस? ये बहुत सटल डिफरेंसेस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। ठीक है, जैसे हमने देखा जेंशन देखा, बाद में गोर्स देखा, बाद में मस्टर्ड देखा, और बाद में हम स्वीट चेस्टनट देख रहे हैं। अनलाइक इन गोर स्टेट दे हैवंट गिवन अप। रिमेंबर, स्वीट चेस्टनट है ना, वो कुछ ना कुछ ट्राई करता रहेगा। अगर उसको किसने कहा कि अरे अभी ये कर लिया, वो कर लिया, ये तुमने ट्राई किया, हाँ चलो मैं वो भी ट्राई कर लेता हूँ, ऑप्शन सब करेगा वो। गोर्स ऑप्शंस भी नहीं लेगा, एक ही ऑप्शन पे अड़ा रहेगा और बोलेगा मैं होपलेस बन गया हूँ। स्वीट चेस्टनट हर ऑप्शन छान मारेगा। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक दवाई है वाइल्ड रोज, वो भी डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छी दवाई है। वाइल्ड रोज जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई अभी बस नहीं हो रहा, तो नहीं, ट्राई वगैरह करना छोड़ दिया है, बस अभी जो है वो मेरा नसीब है। अगर मुझे कैंसर में है, मुझे HIV एड्स हो गया, तो बस उसके साथ मुझे रहना है अभी। अभी क्या दवाई वगैरह का कुछ मतलब नहीं है। जितना भगवान ने मुझे दिया है ज़िंदगी में, जीऊँगा आराम से जीऊँगा। मुझे ये नहीं चाहिए, नलियाँ नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं लगाना है, वो नहीं लगाना है, मुझे आराम से मरने दो। सो somebody who has accepted what life has given them, they give up the struggle। ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं ना हम लोग, हमारे प्रैक्टिस में भी, हमारे पहचान में हम लोग ऐसे लोग देखते हैं।
जो बोलते हैं अरे ठीक है अभी है तो है, अभी क्या कर सकते हैं। So in this state, we resign ourselves to the way things are, to the extent where we don't complain or seem particularly unhappy. देखो गोर्स में अनहैप्पीनेस दिखेगा, मस्टर्ड में अनहैप्पीनेस दिखेगा, स्वीट चेस्टनट में भी अनहैप्पीनेस आपके मुंह पे दिखेगा, बट वाइल्ड रोज बोलेगा नहीं यार ठीक है जो है वो है। एक तरह से कंटेंट हो जाते हैं कि ठीक है भाई अभी कुछ कर नहीं सकते तो क्या रोने का क्या, 5 दिन की जिंदगी है चलो जी कर लेते हैं, उसमें रोने का क्या है। आपने जैसे आनंद पिक्चर देखा होगा, जिसको कैंसर हो गया है, उसको मालूम है वो मरने वाला है, बट उसने एक एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मरने वाला तो हूँ ही, तो एंजॉय करता हूँ मैं अपनी लाइफ, एंजॉय करता हूँ जब तक मैं मरता नहीं तब तक। ठीक है। सो देर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज थिंग्स, जस्ट चलते रहो, जिंदगी चलती रहेगी। बट खुशी भी नहीं है उसमें, रिमेम्बर, एक तरह से खुशी नहीं है। अंत तक भी जाएगा तो दुख से जाएगा, हाँ, बट वाइल्ड रोज आप अगर उस पेशेंट को देते हो, अगर कैंसर है और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि मुझे मरना है बट दुखी है, वो सूखा सूखी जाएगा, दैट मीन्स हंसते हुए जाएगा, हैप्पी गो लकी बनेगा, उसके अंदर वो हैप्पीनेस का पॉजिटिविटी आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज वाइल्ड रोज। चेरी प्लम ऑफ कोर्स रेमेडी है जहां पे अपना कंट्रोल छूट जाता है, रिमेम्बर, गुस्सा इतना आता है या दुख इतना है कि बस कंट्रोल नहीं हो रहा है, और उसको अगर फिजिकली हम लोग अप्लाई करें तो कोई भी कंडीशन में जहाँ पे अपना कंट्रोल छूटता है, जैसे नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस हो बच्चों में, जैसे बीपी में, बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट में यूरिन निकल जाती है, कंट्रोल नहीं होता, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूरिन निकल जाती है, पता नहीं चलता या कंट्रोल नहीं कर पाते, तो पार्किंसोनिज्म में कंट्रोल नहीं होता। तो जो जो चीज़ में हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने माइंड को या अपने बॉडी को, तभी हम चेरी प्लम यूज कर सकते हैं। गुस्सा भी मुझे इतना आता है कि सामने वाले का सर फोड़ दूं, सामने वाला का खून पी जाऊं, सामने वाले को खून कर दूं, ऐसे बोलने वाले जो लोग हैं उनको चेरी प्लम देना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज लैक ऑफ कंट्रोल इज द कोर ऑफ चेरी प्लम। ठीक है। तो ये डिप्रेशन की एक 4-5 दवाइयाँ थी और एक बेसिक फिलोसफी मैंने आपको बता दी बैच फ्लावर्स के बारे में। अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं सर। सर अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 19 मिनट है, तो आप केस उस बताइए, आपके पास अभी 19 मिनट टाइम है, हम लोग नहीं नहीं लास्ट की वो 5 मिनट बराबर है के लिए वो तो, देते हैं क्वेश्चन आंसर। बराबर नहीं, कुछ क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस है या अपनी कोई केस है तो बता सकते हैं, बिकॉज ये टॉपिक में 4-5 रेमेडीज कवर करनी है मुझे, तो ये टॉपिक इतना बड़ा नहीं है। सर मेरे भी कुछ क्वेश्चन है सर, 2-3। पूछो ना, पूछो, आप पूछो। एक सेकंड क्योंकि क्या आप सर। क्वेश्चंस पूछोगे तो उस पर आंसर देते देते अपना टाइम अच्छा चला जाएगा फिर, है ना। आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, इतने सालों का बेस्ट फ्लो रेमेडी के अकॉर्डिंग, टॉप 10 रेमेडीज सजेशन कीजिए सर, जिससे आपको मतलब कि जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं आपके लिए। देखो टॉप रेमेडीज तो ऐसे है नहीं, क्योंकि मेरे प्रैक्टिस में पूरी 38 की 38 रेमेडीज यूज होती हैं, बट एक कॉमन रेमेडी है रेस्क्यू रेमेडी, जिसे हम इमरजेंसी फार्मूला बोलते हैं या इमरजेंसी क्राइसिस रेमेडी। तो ये मुझे लगता है हर आदमी के घर में, अपने हर एक के घर में ये रेमेडी होनी चाहिए, रेस्क्यू रेमेडी। क्योंकि रेस्क्यू रेमेडी ये 5 रेमेडीज की कॉम्बिनेशन से बनी गई है, और कोई भी इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छी रहती है। घर में समझो छोटा बच्चा है, घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग है, इवन किसी को हार्ट अटैक भी होता है, उस टाइम पे अगर रेस्क्यू के फ्यू ड्रॉप्स अगर आप टंग पे डालते हो, तो ऐसा नहीं कि दैट विल सब्स्टिट्यूट अदर ट्रीटमेंट, बट एटलीस्ट वो आदमी हॉस्पिटल तक तो जा सकता है, या उसको हम हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं। तो रेस्क्यू रेमेडी अगर हम अपने बैग में रखें तो ना ही अपनी जान सिर्फ, पर बाकी बहुत सारी लोगों की जान हम बचा सकते हैं। तो रेस्क्यू रेमेडी एक होनी चाहिए अपने पास, हर एक के पास। और हम अपने हर पेशेंट को बोलते हैं कि रेस्क्यू रेमेडी आप रखो, कभी भी कोई भी इमरजेंसी होती है तो 2 बूंद डाल के उनको आराम आ जाता है उसमें। जी सर। बिगनर के लिए कोई बुक सजेशन कर सकते हो सर आप? बुक्स तो बहुत सारे हैं। चांसलर नाम का एक बुक है, मैं आपको जस्ट बताता हूँ कौन से बुक्स है, जस्ट जी सर, कमेंट में कर दीजिए सर, कमेंट कर दीजिए सर उसके। नहीं मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मैचफील्ड एक है, बहुत अच्छा बुक है वो।
कुछ सवाल भी आए हैं चैट बॉक्स में, निशांत जी उनको देखिए। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो एक क्वेश्चन और है, फिर मैं देखता हूँ। हम्म। सर, ग्लोब्यूल्स में दे सकते हैं या फिर डाइल्यूशन में इसको, वैस्कुलर दोनों किस में? दोनों देखो, बैच फ्लावर जो रेमेडीज है वो अल्कोहल में भी बनती है और ग्लिसरीन में भी बनती है। तो अभी ग्लिसरीन की जो है वो तो पानी में डाल के और अल्कोहल ऐड करनी पड़ती है, ना तो ग्लिसरीन चिपक जाता है। बट अल्कोहल में अगर बनती है तो उसको हम अपने ग्लोब्यूल्स पे भी डाल सकते हैं और पानी में भी डाल सकते हैं। नॉर्मली बैच फ्लावर्स है वो पानी में मिला के देते हैं। समझो आपके पास एक 30 ml की बोतल है, उसमें आपको 5 इमोशंस मिल गए, केस लिया आपने, और आपको पता चला कि इसको 5 रेमेडीज देनी है, तो 5 रेमेडीज में से 2-2 ड्रॉप्स उस 30 ml पानी में डालने हैं, उसको ठीक तरह से हिलाना है, और फिर 4 बूंद दिन में 4 या 5 टाइम देने हैं। जी सर, जी सर। और सर प्रिकॉशन क्या रखना पड़ेगा सर इसके लिए, अगर? नहीं नहीं, कोई प्रिकॉशन नहीं इसमें, ना कॉफ़ी ना अदरक ना जिंजर, कुछ भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रिकॉशन नहीं। प्रिकॉशन यही लेनी है कि बस वो इमोशन कवर होना चाहिए, और कोई फिक्स्ड आइडियाज नहीं है, कोई फिजिकल इसके ऊपर देना नहीं है, ये सिर्फ मेंटल क्वालिटीज पे ही देना है, मेंटल इमोशंस पे ही देना है, ठीक है। एक डॉक्टर कृष्ण मूर्ति की है, अच्छी है, इट्स ए इंडियन। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन वापस। जी सर। आप अगर अमेजोन पे भी देखोगे, ये देखिए, ये डॉक्टर फारूक मास्टर की बुक है, वो भी बहुत अच्छी है, और ज़्यादा महंगी भी नहीं, 145 रुपीज़ की। इसमें काफ़ी अच्छे इंडिकेशंस दिए हैं, उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। डॉक्टर फारूक मास्टर है, डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति है, और डॉक्टर DS वोरा की भी बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी स्पेसिफिक्स दिए हैं उन्होंने हर चीज़ के लिए। उन्होंने फिजिकल्स के लिए भी बैच फ्लावर दिए हैं, बट इंडिकेशन वही है कि मेंटली वैसा होना चाहिए आदमी, तो ही। तो आप फर्स्ट थिंग इज अपने दिमाग से निकालना है कि खांसी के लिए कोई बैच फ्लावर है क्या, कैंसर के लिए कोई बैच फ्लावर है क्या, ऐसा कुछ होता नहीं है। उस टाइम पे जो उस इमोशन है उस आदमी की, उसके ऊपर उसको देना है, ठीक है। सर एक ये क्वेश्चन और। ये एक बहुत अच्छी बुक है, मैचफील्ड शेफील्ड, ये बहुत शेफर, ये बेसिक एनसाइक्लोपीडिया है, और जी सर। थोड़ी महंगी है, 2779 की, बट बहुत अच्छी बुक है। आई मीन आपको सीखना है बैच फ्लावर्स तो दिस इज द बेस्ट रेमेडी, बेस्ट बुक। ये एक अनदर रेमेडी है, मैचफील्ड शेफर की छोटी वाली बुक है, 360 रुपए की है, ये भी अच्छी है। तो आई थिंक शुरू इससे कर सकते हैं, बैचलर थेरेपी, मैचफील्ड शेफर, ये यहाँ अमेजोन पे है, तो आप ले सकते। अच्छा, डॉक्टर राम प्रवेश शाह कुछ पूछना चाहते हैं सर, बोलिए। हाँ म्यूट है सर, आप म्यूट है, आप जी म्यूट हो। सर। राम परवेज जी सर। सर हाँ। आवाज नहीं? थैंक यू। जी सर। थैंक यू डॉक्टर समीर साहब, बहुत अच्छा आपने बैच फ्लावर के बारे में डिस्क्राइब किए, बहुत अच्छा लगा। आपने 5 रेमेडी जो बताए डिप्रेशन का, जो हाँ। है सदमा का, बहुत बढ़िया है। और वास्तविक भी बढ़िया है, बैच फ्लावर फूलों से बनता है, और फूल जहां पर फूल रहता है कि प्रिवेंशन ऑफ ऑल डिजीज, बीमारी का बचाव करता है, कोई भी बीमारी हो, एनी टाइप्स ऑफ डिजीज। तो मेंशन तो करता ही है, मन को शांति रखता ही है। तो बैच फ्लावर बहुत अच्छी दवाई है, और आपने जो दिया बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट सेशन बैच फ्लावर का। हम तो रखते हैं रेस्क्यू रेमेडी, रेस्क्यू रेमेडी मेरे पास है और रखते हैं। रेस्क्यू रेमेडी बहुत ज़रूरी है सर, और रेस्क्यू रेमेडी कभी कभी किसी की जान भी बचा सकती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हर डॉक्टर के पास रेस्क्यू रेमेडी होनी चाहिए, और हर डॉक्टर ने अपने और पेशेंट हम को। देते हैं कुछ कुछ। हेलो हाँ बोलिए ना, बोलिए, सर, हेलो सर, बोलिए बोलिए सर, सुनाई दे रहा हेलो, है, बोलिए। सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ अच्छा, सुनिए। हाँ वही। तो बहुत अच्छा रेस्क्यू रेमेडी, बहुत अच्छा है इमरजेंसी के लिए, हम रखते हैं। देखिए मेरा हम रेस्क्यू आप रेमेडी आप रखते हैं, आप देते हैं आप लोग। आप तो रखिए जरूर, पर अपने हर पेशेंट को दीजिए और उनको बोलिए रखिए अपने घर पेशेंट में, को देते हैं भैया, बहुत जो जरूर। भी डिप्रेशन में रहता है, जिसको मेंटल सिम्टम मिलता है, बहुत अच्छे ढंग से तो उनको देते हैं, जरूर ग्लोबुल्स में बना के देते हैं।
हम ग्लोबल्स में देते हैं इसको। वेरी वेरी गुड ब्रो। तो हाँ हाँ, तो तो कितना जिस इफेक्ट। तरह से 15 जो है, हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। और आगे भी आइए, आपसे जो है जरूर बहुत जरूर बढ़िया, जरूर, हम बहुत लोग बढ़िया, ठीक। बैच फ्लावर्स की सीरीज करेंगे। मैं डॉक्टर धनेश से और सहानी सर से भी बात कर लूंगा कि हाँ हाँ भले बैच फ्लावर है वो अलग अलग इलनेस के लिए है नहीं, बट वो इलनेस की इमोशन पकड़ के कर सकते हैं। जैसे स्किन में ले सकते हैं कि सोरियासिस वाला पेशेंट क्या सोचता है कि उसको कुछ गंदगी है, कुछ निकालना है, खुजली आ रही तो देखिए, खुजली निकल जानी चाहिए, तो उसके लिए कौन सी दवाइयाँ हैं। सोरियासिस के लिए कोई दवाई नहीं है, बट उसकी जो इमोशन है उसके लिए दवाई है ना। मेन कॉज ऑफ डिजीज तो इमोशन है ही, हाँ अकॉर्डिंग बराबर टू लॉ ऑफ होम्योपैथिक साइंस भी। मेन बराबर कॉज ऑफ डिजीज इनविजिबल, मेन मेंटल सिम्टम। और बराबर हमारे साथ मेन कॉज ऑफ डिजीज इनविजिबल, जिनसे सब होगा, जिनसे पुनी बुझाई मौसूला, काम बराबर क्रोध पितिन छाती जा रहा, तीनों भाई करे प्रीति उपदय संपाद दुखदाई। वेरी रिजल्ट विजिबल होता है, रिजल्ट जो है बीमारी से कारण नहीं है, रिजल्ट है, परिणाम है। हम जो है, हमारा सदमा है, सप्रेशन हुआ है, हम एंजाइटी है, एंजाइटी के कारण हमको जो है कैंसर हो गया। तो कारण जो है मुंह मुंह आवाज नहीं आ रही सर राम परवेश इस जी। तरह आवाज नहीं आ रही है। आ ठीक रही है सर। सर। हाँ। हाँ, अच्छा तो निधि, निधि जी बताइए, निधि जी कुछ सवाल कारण पूछिए। कारण ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक सुमीर थैंक यू साहब। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। निधि जी बोलिए। निधि जैन बोलिए मैम। जी, गुड इवनिंग सर, डॉक्टर निधि जैन। मैम थोड़े कैमरे पे आ सकते हैं आप, कैम पे आ जी जाइए। जी हाँ जी जी जी। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोलिए। सर मैं बैच फ्लावर रेमेडीज की बहुत प्रैक्टिस करती हूँ और इससे मैंने ग्लूटेन एलर्जी तक परमानेंटली क्योर करी है। अरे वाह वाह, वेरी गुड वेरी नाइस। हाँ, एनी काइंड ऑफ एलर्जीज मैंने बहुत अच्छे से तो क्योर करी हैं और मैं मतलब अपनी प्रैक्टिस में बैच फ्लावर रेमेडीज बहुत ही अच्छे से यूज करती कोई हूँ और बहुत ग्लूटेन अच्छे वंडरफुल ग्लूटेन रिजल्ट। एलर्जी, ग्लूटेन एलर्जी कैसे किया आपने, हाउ डिड यू अप्रोच। इंटॉलरेंस बीच। वेरी गुड वेरी नाइस। यस। हाँ, तो गुड, बहुत मतलब वो अच्छा। परमानेंटली क्योर हुई और अब मतलब इतनी फास्ट क्योर हुई कि मुझे लगता है होम्योपैथी से भी फास्ट हुआ। हाँ हाँ, एलोपैथी। सही सही, वाह वाह वाह, बैच बहुत अच्छा। बैच जी सर ने, डॉक्टर बैच ने एक एक वर्ड दिया है हर रेमेडी का। जैसे आपने जी इंटॉलरेंस बोला, तो जी बीच इंटॉलरेंस के लिए, तो कोई भी प्रकार का इंटॉलरेंस हो, सिर्फ मेंटली नहीं फिजिकली भी कोई प्रकार का इंटॉलरेंस हो, जैसे आपने ग्लूटेन एलर्जी के लिए कोई भी चीज़ की एलर्जी हो, बोले कि मुझे फैन चलता है तो मुझे सर्दी होने लगती है, एसी में जाता हूँ तो मुझे सर्दी होती है, मौसम बदलता है तो मुझे, माने कोई भी चीज़ का मैं टॉलरेट नहीं कर पाता, तो उसके लिए हम बीच रेमेडी दे सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जनरलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अदरवाइज मैं। हाँ, तो मोस्ट हम्म, इंपॉर्टेंट इज आप इसको ठीक तरह से जनरलाइज करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि ग्लूटेन एलर्जी की दवाई बीच है, ऐसे नहीं है, बट ग्लूटेन एलर्जी में क्या होता है, इंटॉलरेंस, उसकी दवाई बीच है, दैट इज इम्पोर्टेंट। जी सर। सर मैंने बहुत तरह की एलर्जीज जैसे डस्ट है, वेदर चेंजिंग है, कोल्ड है, सारी ये बहुत तरह की एलर्जीज परमानेंट क्योर करी है, वेरी परमानेंट। गुड। कहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं मैडम, कहाँ पे। मैं मंडलेश्वर करती हूँ, इंदौर एमपी में, इंदौर के पास अरे वाह, मंडलेश्वर। वेरी गुड गुड। और जैसे हाइट भी मैंने बढ़ाई है फ्लावर रेमेडीज से, हाँ, जिनके पेरेंट्स भी 5 फीट से भी बिलो थे, उनके बच्चों की हाइट 5 5 इंच तक बढ़ गई, मतलब इसके लिए क्या, 5+5 हो वेरी गई। गुड वेरी गुड, उसके लिए क्या सोचा आपने, क्या किया, कौन सा सब्जेक्ट। क्रैब एप्पल वॉलनट दिया सर। लैब एप्पल वॉलनट, वेरी गुड। वॉलनट जो है लिंक ब्रेकर का काम करता है और जेनेटिक्स पे काम करता है, और क्रैब एप्पल वो चाहता था कि मुझे मुझे मेरी हाइट बढ़ना है, मुझे इस ठींगनेपन से छुटकारा चाहिए, तो छुटकारा पाने में क्रैब छुटकारा, एप्पल है। हाँ, ये और छुटकारा, जब पेशेंट बोलता है कि मुझे इससे छुटकारा चाहिए, छुटकारा तो पाने, आपकी 100% रेमेडी क्रैब एप्पल है। स्किन की इसी तकलीफ से तरह से मैंने छुटकारा, पकड़ा। एग्जैक्टली, स्किन हो, अस्थमा हो, कुछ भी हो, हाँ, अगर वो बोलता है कि मुझे इससे छुटकारा चाहिए, अगर दारू ऐसी। पीने से एडिक्शन के लिए भी क्रैब एप्पल बहुत अच्छी दवाई है, अगर वो छोड़ना चाहता है
तो अगर छोड़ना जी नहीं चाहता तो नहीं, है जी ना? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, फिर चेरी प्लम वगैरह पे फिर जाना चेरी पड़ेगा, प्लम दे सकते, यदि वेरी गुड, नहीं छोड़ना चाहता है तो। वेरी गुड मैडम, तो अच्छा है। आप भी एक बार आइए बात करने के लिए, वेरी नाइस, आप भी नहीं सर, आप अभी बता रहे थे कि फ्लावर रेमेडीज पे हम सेमिनार या कुछ रखेंगे, तो जरूर रखिए सर। उसमें हम इस तरह का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और बहुत इजी प्रैक्टिस है, होम्योपैथी में मेडिसिन सिलेक्शन बहुत टफ है, बट बराबर, फ्लावर रेमेडीज में बहुत इजी है, बराबर, बहुत इजी है। ये मैंने बहुत डिप्रेशन के कितने ही सारे केसेस ठीक करे हैं जो 25 ईयर से एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन खाते थे, बराबर, वो 2-2 महीने 3-3 महीने में निकल गए। मतलब गुड, इतना फास्ट है। वेरी गुड, वेरी वेरी। डॉक्टर थैंक यू। निधि मैम करना पड़ेगा सेशन नेक्स्ट टाइम। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, मैं फ्लावर रेमेडीज पे जरूर वो कर सकती हूँ, मेरे इसमें बहुत अच्छे एक्सपीरियंस गुड, है वेरी गुड, और मैं कर सकती हूँ। गुड। मैम जी आपके कांटेक्ट एक बार डाल देना कमेंट में, जिससे आपसे जी कांटेक्ट मैं करें। डाल जी सर मैं डालती हूँ। जी सर एक क्वेश्चन और है सर। हाँ, बोलिए। टाइम कितने डोजेस दे सकते हैं पेशेंट को? नॉर्मली 4 बूंद अगर 4 से 5 टाइम देनी है, आइडियली ये डोज बहुत ज़्यादा बार देना पड़ता है, तो इसके लिए 2 या 3 बार नहीं, दिन में 4 या 5 टाइम देना है, 4 4 बूंद। अगर आप ड्रॉप्स में दोगे तो, अगर पिल्स में भी दोगे तो एटलीस्ट रिपीट इट 4 और 5 टाइम्स इन अ डे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जी जो अब बैच सेंटर से हमको पता चला है, क्योंकि मैंने ये कोर्स बैच फ्लावर्स का बैच सेंटर यूके से किया है। तो पहले तो मैं 2 बार या 3 बार देता था, पर जब से मैंने मेरा लेवल 3 किया है वहाँ से, तो उन्होंने कहा है कि कम से कम 4 या 5 टाइम आपको रिपीट करना है दिन में, तो उसकी एक्शन ज़्यादा अच्छी रहेगी। जी सर। सर डी एडिक्शन पे कोई क्लिनिकल टिप्स या फिर कोई कॉम्बिनेशंस या कोई आपका हाँ, एक्सपीरियंस बिकॉज कोई? एडिक्शन में बेसिकली क्या होती है, देखिए पहली चीज़ होती है कि कंट्रोल नहीं होता आपका। आपको एक चीज़ पीनी है या कुछ गैम्बल करना है या सट्टा लगाना है या घोड़े पे पैसे लगाने हैं, उसमें कंट्रोल नहीं होता, आपको बस करना है करना है करना है करना है, कंट्रोल नहीं हो पाता। और जब कंट्रोल की बात आती है तो एक ही रेमेडी आती है, सी फॉर कंट्रोल, सी फॉर चेरी प्लम। ठीक है? तो चेरी प्लम चीज़ किधर कहीं पे भी कंट्रोल का प्रॉब्लम हो, जैसे वो नाना पाटेकर वो पिक्चर में वेलकम में बोले कंट्रोल कंट्रोल, है ना, उदय भाई, कंट्रोल कंट्रोल करते हैं, वैसा कंट्रोल जो नाम है वो चेरी प्लम का है। आई थिंक निधि जी एग्री करेंगी कि जब कंट्रोल नहीं होता तो चेरी प्लम दिया जाता है। एट द सेम टाइम, एट अ पर्टिकुलर लेवल, अभी मैंने एडिक्शन में भी पोस्ट ग्रेजुएट मैंने किया है, कनाडा में गया था मैं, तो 2 साल मैंने एडिक्शन का प्रोग्राम भी किया है, तो काफ़ी पेशेंट देखता हूँ एडिक्शन में। दूसरी चीज होती है एक रॉक बॉटम, जब एडिक्ट एक लेवल पे ऐसे पहुंच जाता है कि भाई अभी पीऊंगा तो भी मरूंगा, नहीं पीऊंगा तो भी मरूंगा, ऐसे लेवल पे जब वो आता है और एक्सेप्ट कर लेता है, तो आज जो मैंने दवाइयां बताई है एक्सेप्टेंस, जो स्वीट चेस्टनट बताया या वाइल्ड रोज बताया, तो वो भी दे सकते हैं डिप्रेशन में, क्योंकि अल्कोहलिक है, एडिक्ट है, वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। और एक तरह से आपको बोलेगा अरे मुझे ये छोड़ना है, कैसे भी मुझे ये आदत छोड़नी है, छुड़वाओ छुड़वाओ मेरी आदत, तो कौन सा रेमेडी है? क्रैब एप्पल। हमने कहा था कि क्रैब एप्पल है छुड़वाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, अगर उसको बहुत गुस्सा आता हो, बहुत इम्पेशंस हो, तो इम्पेटियंस नाम की दवाई है ना, बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत अपने लाइकोपोडियम जैसा है, तो वाइन नाम की दवाई है। तो ऐसे दवाइयाँ तो बहुत सारी आ सकती है, बट स्टेट देखिए, उसका इमोशन देखिए, और उस हिसाब से आप दवाई दे सकते हो उसको। जी सर, जी सर, आपका मैंने पहले भी लेक्चर देखा था डॉक्टर अनम मैम के साथ, हुआ था हाँ, इंस्टाग्राम। या बहुत शानदार लेक्चर था वो भी सर। थैंक यू। सर हम मतलब कि इसको कितना लॉन्ग टाइम तक दे सकते, मतलब कि मेडिसिन को? नहीं, इसका बेसिकली कोई कोई है कि कोई कोर्स नहीं होता, ऐसा हम बोल नहीं सकते कि भाई 7 दिन दवाई लो, क्योंकि मैं जब फ्लावर रेमेडी देता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे तुरंत दूसरे दिन बताइए कैसे है, क्योंकि विद इन अ डे और टू ये इमोशंस चेंज हो जाते हैं, और जब इमोशन चेंज हो जाती है तो वो वाली दवाई चलेगी नहीं, वो दवाई प्लेसिबो हो जाती है। तो अगर हम 7 दिन की दवाई देते हैं, 15 दिन की दवाई देते हैं, उसका कुछ फायदा नहीं होता, बिकॉज इट इज लाइक प्लेसिबो, क्योंकि जो काम उसने एक दिन में करना है वो एक दिन में कर दिया है, आगे वाली 15 दिन की दवाई उसमें कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी इमोशन चेंज हो गई। आर यू गेटिंग इट? जो अभी डिप्रेस आदमी है, उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब अंधेरा अंधेरा है, अभी दवाई लेने के बाद अगर उसको थोड़ा ऑप्टिमिज्म आ गया है, पॉजिटिविटी आ गई, तो फिर वो दवाई किस काम की? तीसरे दिन से तो वो दवाई का कुछ कुछ काम नहीं। इसके लिए मैं मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि विद इन 2 3 डेज मुझे बताइए आप फोन करके कि कैसा लग रहा है। वो बोले हाँ मुझे अभी ठीक लग रहा है, तो मैं बोलूँगा हाँ ठीक है, दवाई फिर धीरे धीरे कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए।
जी सर। ये धीरेन्द्र नाथ जी बोल रहे हैं स्पेल क्रॉनिक इंजरी ऑफ बैच फ्लावर्स, क्या क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर, क्या मतलब है समझ धीरेन्द्र? नहीं आया हाँ, उनको सर। आपने जो 5-6 रेमेडी ली ना स्पेशल, अभी सबसे पहले जेंसियन गोट्स के बारे में जो इतना अच्छा से डिफरेंशिएट किया ना, वो शानदार लगा सर। बहुत मतलब बहुत। उस हिसाब से अगर हम पेशेंट को देखेंगे और पेशेंट को पूछेंगे क्वेश्चन तो बहुत इजीली हमें पता चल जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि डिप्रेशन वाला दिखे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जेंशन भी डाल दो, गोर्स भी डाल दो, 4-5 सब दवाइयाँ डाल दो, तो ऐसा नहीं चलता। फ्लावर रेमेडीज भी इंडिविजुअलाइज देनी है, मिक्स करके नहीं दे सकते ऐसे। भले 4 जी दवाइयाँ देनी, बट 4 इमोशन के लिए अलग अलग दवाइयाँ होती जी सर। इससे क्लियर कट पिक्चर मिल जाती है अपन को, अपन भी कंफ्यूजन में नहीं रहते। हैं। Absolutely. 1 मिनट है और कोई किसी का और क्वेश्चन हो जैसे तो। जैसे मैंने कहा कि दवाई देना है तो इस हिसाब से नहीं देना है कि वो वापस आए, वो जाके खुद अपनी दवाइयाँ बनाए, उसको सिखाना है कि दवाई कैसी बनानी है, वो घर पे जाके खुद अपनी दवाई बनाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज उसको एक्सप्लेन भी करना है कि भाई तुमको मैं क्रैब एप्पल क्यों दे रहा हूँ, तुमको मैं चेरी प्लम क्यों दे रहा हूँ। एक बैच फ्लावर का जो कंसल्टेशन होता है वो बहुत अलग होता है, होम्योपैथी से बहुत अलग रहता है। होम्योपैथी में हम शायद उसको बताते भी नहीं कि हम आपको क्या दवाई दे रहे हैं, क्योंकि हम बोलेंगे नहीं नहीं हम हमारी दवाइयाँ बताते नहीं किसी को। बट बैच फ्लावर में ज़रूरी है कि उसको बताए कि आपकी ये 5 दवाइयाँ हैं और ये मैं 5 दवाइयाँ आपको क्यों दे रहा हूँ। जब वो सामने से बोलेगा हाँ डॉक्टर साहब बराबर है, तो ही आप ये दवाई दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते। दैट इज द हमारा फिलोसफी ऑफ बैच फ्लावर। ओवर हो चुका है सर। हाँ, ओवर हो गया सर हमारा टाइम सर, चलो नेक्स्ट ठीक सेशन है। के लिए। ओके, चलिए सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा नेक्स्ट डॉक्टर धनेश सर। ठीक है। It's over to Bindiraj.